क्वेश्चन पूछना था रिपोर्ट से रिलेटेड ही। तो हम नेचर ऑफ कमोडिटी में मेरा ऑयल सेक्टर है, तो उसमें अब हम नेचर ऑफ कमोडिटी देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो इनइलास्टिक हुआ, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन अगर हम फर्नेस ऑयल या पेट्रोल या डीजल या इस तरह की दूसरी चीज़ की बात करेंगे तो वो चीज़ तो इलास्टिक होगी ना। तो इन सब चीज़ों को हम अपने रिपोर्ट के सेक्शन में लिखेंगे, मतलब वैल्यू एडिशन के हिसाब से हमें किस तरह से लिखना है। तो देखो हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, एक तो ये कि 100% इनइलास्टिक कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है can you all please check your mics? We are having disturbance. Dania. Tanya, can you please? Okay now. Can you all hear me now? ठीक है। अच्छा देखो हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कमोडिटी की, तो हम लोगों ने बात की थी देयर इज नो कमोडिटी दैट इज 100% इनइलास्टिक इन नेचर। आप उधर देख रहे होते हो कि हमारे पास 100 मतलब ये दैट इज द डिग्री फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। हम जब 0 से लेके 90 डिग्री तक बात कर रहे होते हैं तो द लेवल ऑफ इलास्टिसिटी वेरीज। कोई भी एक मतलब हाँ कंपैरेटिवली पेट्रोल इज somehow inelastic in nature, more inelastic in nature as compared to less elastic. उसकी वजह ये है कि इसके सब्सटीट्यूट्स बहुत कम है, इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो नेचुरल गैस है ऐसा नहीं है कि 100% इनइलास्टिक है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मैंने शिफ्ट किया, मैं जब शिफ्ट कर गई और मैं शिफ्ट कर गई पेट्रोल से सीएनजी की तरफ, तो या अगर आप बात कर रहे हो ग्रेजुअली पीपल आर ट्राइंग हार्ड to move from petroleum sector to other fuel sectors, तो उसमें हमारे पास वो एक सिनेरियो चेंज। मगर हाँ टिल डेट हम बात करते हैं कि मेजर जो उसका इनइलास्टिक मेजर वो है वो लेवल वो इनइलास्टिक की तरफ है। अच्छा अब जो वैल्यू एडिशन की तरफ आप बात करोगे तो अगर उस कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं तो हाँ उसका मेन जो आप डिस्कस करते जा रहे हो कि कौन सी प्रोडक्ट स्टार है, कौन सी प्रोडक्ट कैश काउ है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है जो लो शेयर मार्क वो होती हैं आपकी कमोडिटीज़ हैं। हमने कहा था कि वैल्यू एडिशन के साथ लेवल ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता चला जाता है। तो आप ये खुद हमें ये बात मालूम भी है, उसको आप ज़ाहिर मेंशन तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर आप प्रॉफिट्स को अपना डिफाइन नहीं कर सकते कि किस हद तक उसकी जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियोज में है वो कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। अगर वो ज़्यादातर ऐसी कमोडिटीज़ में डील कर रहा है जो वैल्यू एडेड हैं और इनइलास्टिक इलास्टिक नेचर की आ रही हैं, फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम होती चली जाती है। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने कंपटीशन का बताया सारा, ये हमारे अपना इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर जाएगा? हाँ आप इंडस्ट्री एनालिसिस में भी देखो, ओवरऑल आपने इंट्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव समरी में तो किया था, मगर उसी चीज़ को आप यहाँ पे और एलैबोरेट कर दोगे। वहाँ पे तो हम एक एग्जीक्यूटिव समरी में या इंट्रोडक्शन में जब एनवायरमेंटल एनालिसिस दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने कितना डिटेल दिया है और यहाँ पे हमने फर्दर डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। ठीक है ना? आगे आप इसको कंपटीशन की उसमें हम, आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड दिस पार्ट, लेकिन इज अ स्पेसिफिक कंपटीशन की हेडिंग में या हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी प्राइसिंग इस वजह से यूं है क्योंकि कंपटीशन ऐसे है? नहीं, आप कंपटीशन का हेड लो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि प्राइसिंग अगर वो करोगे ना तो वो इट विल बी डिसेप्टिव इन नेचर, वो मिस इंटरप्रीट करेगा क्योंकि आपको इट सीम्स लाइक प्राइसिंग पे तो और बहुत सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं ना। प्राइसिंग में बजाते खुद प्रोडक्शन की वो भी आ जाएंगी। प्राइसिंग तो ओवरऑल सिनेरियो जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट देख रहे होते हैं। प्राइसिंग में भी ड्यू टू, अच्छा अभी हमने कंपटीशन की बात की, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स जब हम लोग बात करते हैं जो है आपका मूविंग ऑन टुवर्ड्स द अदर स्टेक होल्डर, आपका लेट से अगर हम सप्लायर की बात करें,
अच्छा, सप्लायर में भी हमारे पास जैसे कंसिडरेशंस आ रही होती हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कौन सी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यू ऑल नो वेरी वेल, दैट इज वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, हमारे पास बजाते खुद डिटेल में आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सप्लाई जी मैम, अगर हम ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे जाएंगे कि उनकी प्राइजेस वगैरह वगैरह, तो हमारी जो रिपोर्ट होगी वो एक कंपनी आप छोटी छोटी आप प्राइसिंग पे नहीं जा रहे। हमें आप तो जीपीपी की हम बात कर रहे हैं, तो एक जनरल ओवरऑल सेक्टर के लिहाज से एक रिपोर्ट हमें बनानी है, शायद एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल, हम प्राइसिंग पे नहीं जा रहे, हम प्राइसिंग पे नहीं जा रहे, कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा वो तुमने सवाल पूछा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग नहीं है, हमने एक स्टेक होल्डर को एनालाइज किया है अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को सामने रखने के लिए, प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। स्टेक होल्डर हमने कहा, कॉम्पिटिटर्स को हमने सामने, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन हम जितना डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे, गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जी मैंने प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनाई, मेरा 50 रुपीज़ जो है मेरी कॉस्ट आई तो मैंने या 50 रुपीज़ मेरी कॉस्ट आई तो मैंने 100 रुपीज़ में ले जाके सेल आउट कर दी। इट्स नॉट द केस, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में मेरे दूसरे जो भी XYZ कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को 40 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं, आई वोंट बी एबल टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट इन 50 रुपीज़ इवन, मैं उसमें भी बात नहीं कर सकती। तो मेरी अगर कॉस्ट हाई पड़ रही है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे उसको लेके डील करना है। कभी भी ऐसे, ये इस पूरे टॉपिक को बताने का मकसद ये था कि कभी भी ऐसे सेक्टर में जाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता जहाँ पे ऑलरेडी हाई कंपटीशन हो, पीपल आर स्ट्राइविंग हार्ड टू रिकवर देयर फिक्स्ड कॉस्ट इन द करंट सिनेरियो, गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना टेलीकॉम को लेके, टेलीकॉम को हमने बात की थी पहले भी कि हमारे पास जैसे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आई थी, तो एक वक्त में आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल नेम, मगर वारिद था या कौन था जिसने बाय द एंड गवर्नमेंट से स्टे ऑर्डर लिया था, और स्टे ऑर्डर लेने की वजह थी क्योंकि कंपटीशन बढ़ता चला जाता, तो कीपिंग इन माइंड द वॉल्यूम ऑफ मार्केट, आपकी उन कंपनीज के लिए कॉस्ट को रिकवर करना ही मुश्किल था। जिसने फर्स्ट अराइवल था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जो हमारे पास मोबिलिंक का था, उसकी तो कॉस्ट रिकवर हो गई, 7,000 7,000 8,000 रुपए की सिम्स में उसने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली। मगर वो लोग जो बाय द एंड मजबूर हैं फ्री की सिम देने के लिए, वही सिम एक वक्त में थी 7,000 की, अब उसी सिम को एक वक्त में फ्री पे कौन लेकर आया? कंपटीशन लेकर आया ना। प्राइसिंग की बात नहीं कर रही, प्राइसिंग क्या, प्राइसिंग बाय द एंड वो है जो अल्टीमेट रिकवरी है हमारे उसकी, जो तमाम आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन के नतीजे में, वो तो हमारा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि उसी से तो प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास। गेटिंग माय पॉइंट बिलाल, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है मैम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन इफ यू माइंड। कि मिस के जो इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए मुझे पूछना था कि हमारे पास बहुत सारे उसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं आपके पोर्टर, साइफ फोर्सेस वगैरह वगैरह, सो डू वी हैव टू, हमारा फ्रेमवर्क ऐसा ही होना चाहिए कि हमने एक मॉडल को लेके और उसकी हेडिंग्स के तहत एनालिसिस किया, या अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस देते हैं तो वी डोंट हैव टू गिव द हेड्स ऑफ दोस पर्टिकुलर मॉडल्स? आपने देखो शुरू में इंट्रोडक्शन में तो जो किया है ना, वो लेट इट बी, इवन आप उसमें से अगर आपने पर्टिकुलर जो कंपटीशन रिलेटेड मटेरियल है, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड एलैबोरेट इन दैट सेपरेट हेड एज वेल। नहीं मिस, दिस इज सेपरेट क्वेश्चन, मैं इंडस्ट्री एनालिसिस स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो थोड़ा सा हमारी क्लास के अंदर डिस्कशन हो रहा था हमारे ग्रुप पे, तो उसके ऊपर वी हैड अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि अगर किसी ने जैसे एक ओवरऑल डिटेल्ड अपना इंडस्ट्री एनालिसिस दे दिया है विदाउट मेंशनिंग कि ये मैंने पोर्टर्स, साइफ फोर्सेस से दिया है, या ये पेस्ट एनालिसिस एक जनरल अगर एनालिसिस है, तो दैट्स नॉट एन इशू, इज इट? अच्छा देखो, जो हमारे पास आपका एस्टर की बात कर रहे हो या आप जो पोर्टर की बात कर रहे हो, पोर्टर आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन की हैंडलिंग बता रहा होता है, ओवरऑल इंडस्ट्री एनालिसिस उसमें हम बात नहीं कर रहे होते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिसिंग है, ऐसा है या नहीं है?
एग्जैक्टली इसीलिए ठीक है ना। पोर्टर आपको बायर की डिटेल बता रहा है, इसीलिए मैंने इवन आपको जो इवन पेस्टिव की भी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें भी हमने मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किए थे, हमने 8 एनवायरनमेंट्स डिस्कस किए थे, उसमें आपके पास लिमिटेड, उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं डिस्कस हो रहा, जबकि उसको तो हम साइड में कर सब वो इग्नोर कर ही नहीं सकते ना, है ना। Isn't it? मारिया, हेलो। यस मैम। ठीक है ना। हेलो यस, तो कैन यू हियर हाँ मी मिस? जी जी सही है। तो थैंक यू। उसमें जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हाँ अलबत्ता आप अगर किसी स्पेसिफिक मॉडल को लेके फॉलो करना चाह रहे हो, मगर इसीलिए मैंने जो है वो किसी पर्टिकुलर मॉडल को लेके नहीं, पोर्टर जो है वो स्पेसिफिकली इट गिव्स अ वेरी गुड आइडिया, गिव्स अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द यस कंपटीशन इन द मार्केट अनडाउटेडली। यानी अगर आप पोर्टर की आप स्पेसिफिकेशंस को दिमाग में रखो पोर्टर मॉडल को, तो पोर्टर मॉडल आपका जो है वो काम किस तरीके से कर रहा होता है कि वो आपको ओके लेट मी हैव an image of porter model. If we are using the internet, so if you are using the e-means, so थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस के साथ साथ हम इसके थोड़े पॉजिटिव भी ले लें ना, कॉन्सिक्वेंसेस के हम किस तरीके से उसको लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैम। 1 सेक, ठीक है, होल्ड ऑन। ओके 1 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आपका पोर्टर मॉडल आ रहा है, ठीक है ना। अब यू मे हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस ऑल देयर। अब जैसे अगर मैं इस वाले इमेज की बात करूं तो यू विल बी गेटिंग, आपके पास ऑटोमेटिकली इसमें और इजाफी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल इस किस्म की जो आप इमेजेस में आप वहाँ पे हम लोग ऑल में तो सर्च कर रहे होते हैं, इमेजेस में जाते हो तो कभी कभार आपको ब्रीफ बड़ा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। आप इसमें भी लेके आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एक पॉइंट जो है वो आपको डिफाइन करता चला जा रहा है। अब ये पोर्टर मॉडल है, पोर्टर मॉडल में हमारे पास अगर आप ये देखो तो पोर्टर जो है वो किस तरीके से डिफाइन कर रहा है इसी चीज को। एक तो हमने जैसे परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन के लेके बात की थी, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, इनको जरा सा अभी साइड में रखो, मैं अभी इसको लेके बात करती हूँ। अभी पहले हम लोग बात करते हैं ये वाले वर्टिकल एलिमेंट्स को, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स से क्या मुराद है, यानी ये कि आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कितने हैं। परफेक्ट कंपटीशन को सामने रखो तो आप कॉम्पिटिटर्स की कोई हद ही नहीं है ना, इसीलिए वहाँ पे प्राइसिंग हम कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसमें बहुत माइनर प्रॉफिट्स होते हैं, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, आप जितने यूनिट्स बढ़ाना चाहें और जितने यूनिट्स कम करना चाहें। मगर जैसे जैसे आप उसमें जाते हैं इम्परफेक्ट की तरफ जाते हैं, आपका वैल्यू एडिशन भी बढ़ा हुआ होता है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हुई भी होती है, आपको रिकवरी करनी होती है, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, आपने गवर्नमेंट से परमिट्स लिए होते हैं, ये तमाम चीज़ें, फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं होता, तो आपका चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, मार्केट एनालाइज कर रहे हो इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कितने हैं जी। इस वक्त इंटरनेट कंपनीज में हमने कहा ये हैं 2-3 हैं, टेलीकम्युनिकेशन में 4-5 हैं जो इस वक्त की प्लेयर्स हैं, उसके अलावा नहीं है। अब अगर लीगल ऑब्लिगेशन के तहत हमने स्टे ऑर्डर ले लिया है, फ्री एंट्री और एग्जिट को ख़त्म कर दिया है, तो हमने अपना जो मार्केट शेयर है वो सेफ साइड कर दिया। अब मुझे इस चीज़ को, वो जो ये ना थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, स्टे ऑर्डर लेने की वजह क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं आज की तारीख में सोच रही हूँ जी मेरी तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मेरे 4 दिन में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएगी। वो तो पूरी दुनिया को इतना प्रॉफिटेबल प्रॉमिसिंग सेक्टर लगा, इधर मैं आई मार्केट में, इधर मेरे साथ 4 और सप्लायर्स आ गए, 4 और मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स आ गए। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स increases with the reduced condition of free entry and exit,
और फ्री एंट्री और एग्जिट से मुराद जब हम खास तौर पे बात कर रहे होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली रिलेट कर रहा होता है, पिन पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स द लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी ये कि मुझे किन चीज़ों को लेके कितनी ज़्यादा लीगल ऑब्लिगेशंस में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उसको लेके रिलक्टेंट होंगी। यानी मैंने अगर कोई मैं जैसे हमने बात की ना परफेक्ट कंपटीशन की कोई चीज़ें हैं, वो शॉप स्टार्ट करने में मैं इसको एक दिन नहीं सोचूंगी, आज सोचा कल स्टार्ट कर दिया। मगर अगर मैं इवन कोई हॉस्पिटल खोल रही हूँ, मैं एज अ लॉयर कोई फॉर्म CA फॉर्म खोल रही हूँ, एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रही हूँ, या ये सर्विसेज में हो गया, या मैं बैंक के तौर पे वो कर रही हूँ, आई विल हैव टू टेक द परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। मुझे परमिशंस लेनी होगी, लीगल फ्रेमवर्क है जो उसको डिफाइन कर रहा होता है। तो आपकी आज की प्राइसिंग, क्योंकि ये आपकी 5 ईयर लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आपकी इफेक्ट कर रही है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, इंटरनेट कंपनीज है तो उसके लिए थ्रेट क्या है? टेलीकॉम कंपनीज, और अगर टेलीकॉम कंपनीज है तो उनके लिए थ्रेट क्या है? इंटरनेट कंपनीज। किस हद तक है? अब अगर इंटरनेट कंपनीज की बात करो तो एक वक्त में इस हद तक उनके लिए थ्रेट बढ़ा कि अभी रिसेंट इशू में उन्होंने, मतलब जैसे हम लोगों को अभी रिसेंट उसमें कि दे हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू somehow set up some legal obligations against the telecom companies now in order to safeguard their market share. अब threat of new entrants, अब उसको और लेके कहाँ पे मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, कहाँ पे मैंने स्टे ऑर्डर नहीं लिया हुआ, किस सेक्टर में लेके? क्लोथिंग सेक्टर है हमारे पास, बहुत डिज़ाइनर वेयर्स आना शुरू हुए थे, मगर फिर इतना डिज़ाइनर वेयर आ गया कि मार्केट में भर गया। आपके पास मतलब वो इतना प्रॉमिसिंग सेक्टर लगा हर एक को कि वो उसका नतीजे में इतने लोग आए, या CNG सेक्टर था तो उसको लेके वहाँ पे क्योंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, बाय द एंड क्या हुआ? वो डिक्लाइन की तरफ चला गया, रिगार्डलेस कि वो भी तो फ्यूल की टाइप है। मगर क्या है, पेट्रोल तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, CNG इसी मार्केट में वर्कआउट कर रही है ना, इसी मार्केट में सप्लाई हो रही है। और इस मार्केट में अगर मैं कराची के अंदर ही रह के बात करूं तो कराची में बायर्स की तादाद फिक्स्ड है जिनके पास 2 सब्स्टिट्यूट्स मौजूद है, यानी CNG या फिर पेट्रोल। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मैम ये सारा काम तो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में कर लिया है ना? अगर आपने इतना डिटेल में किया हुआ है और इतनी डिटेल में बात की हुई है, वेल एंड गुड है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे हम मजीद से मजीद जो डिस्कस कर रहे हैं, आई होप यू ऑल हैव डन दिस थिंग इन दिस मच डिटेल, कि आपने कहाँ पे किस हद तक किसके स्टे ऑर्डर्स हैं, कितना वो सेक्टर साउंड है, कितना वो सेक्टर श्योर शॉट है। अगर किया हुआ है, वेल एंड गुड है, आप सिर्फ उसको वहाँ पर से कॉपी पेस्ट करके आगे ले लीजिए, वेल एंड गुड। ठीक है ना? तो ये हम आपके जैसे हम बात कर रहे थे, हम सिर्फ, और मैं आपको इंडस्ट्री एनालिसिस को भी एलैबोरेट करने के लिए हेल्प आउट कर रही हूँ। स्टेक होल्डर्स में ही अभी आप बात कर रहे हैं ना कि कहाँ पे कंपटीशन, जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स तो हम एक अलग बात कर रहे होते हैं, वो तो चलो हमने मार्केटिंग और उसमें बात कर चुके हैं, मगर जहाँ पे ख़ास तौर पे हम लोगों ने कंपटीशन को लेके आपने अपने जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत लिटिल ओवरव्यू हम डिस्कशंस में लेकर आए होते हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हैं या दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमारा मेन फोकस जो होता है वो कौन होता है? कस्टमर होता है। अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ऑटोमेटिकली बढ़ती है with the increased number of the nature of competition in the market and with the increased number of suppliers in the market। जैसे हमने बात की ना कि अगर कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर मौजूद है तो मुझे उसको लेके प्लान करना है, उसके मुताबिक मुझे अपनी कॉस्टिंग रखनी है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं उसको सामने नहीं रखूंगी और उसको देके बात नहीं करूंगी तो मेरे लिए वो चीज़ प्रॉब्लम होती चली जाएगी। क्लियर है? ओके। अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर इज एन अदर मेजर सोर्स, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जहाँ से हम कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग देख रहे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे होते हैं तो वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। हम जनरली जो बात कर रहे होते हैं
वो सप्लायर से मुराद हम ले रहे होते हैं कि खाली जी हमारे रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट द केस ओनली। हमारे पास जो सप्लायर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई हो रही होती है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई हो रही होती है, आपके जो है रॉ मटेरियल है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स हैं, या आपके पास गैस सप्लायर्स हैं, फ्यूल सप्लायर्स हैं, आपके पास वाटर सप्लायर्स हैं। तो रॉ मटेरियल और ये तमाम चीज़ों में आप जो भी चीज़ को लेके डील कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी आप सप्लाई को लेके बात कर रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनकी बार्गेनिंग पावर कब बढ़ेगी? इफ द प्रोडक्ट इज, इफ द रॉ मटेरियल इज रेयर इन द मार्केट, आपने अपना वैल्यू एडिशन करने के चक्कर में, वैल्यू एडिशन अच्छा सा करने के उसमें, या इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए आपने अपना रॉ मटेरियल ऐसा उठाया जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही लिमिटेड है मार्केट में, ऑटोमेटिकली उस सूरत में क्या होता है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। जैसे ही वो देखेगा कि एंड फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में आ रहा है, हो सकता है वो अपने रॉ मटेरियल की प्राइस आपके पास बढ़ाने की कोशिश करें। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? Is that clear? Can you hear me? Yes. ठीक है, तो आपके पास जो है, अगर आप जो भी चीज़ का रॉ मटेरियल ले रहे होते हैं, मैंने कहा ना हम इनोवेटिव प्रोडक्ट के उसमें ये तो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड स्पेसिफिकली उसके रॉ मटेरियल को लेते हैं, क्या बात करते हैं कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, इम्पोर्टेड है। या सबवे को लेके अगर आप बात कर रहे हो, या पर्टिकुलर अगर कोई भी कंपनी ये क्लेम कर रही है कि वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है, या यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट कर रही है तब, और अगर यहाँ पे वो यहाँ पे भी ऐसे प्रोडक्ट को लेके डील कर रही है जो बहुत मार्केट में जिसकी स्कार्स कमोडिटी है, रेयर वो हैं सप्लायर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सब जो है वो आपकी जो प्राइस होगी वो डिपेंडेंट हो जाएगी सप्लायर के रॉ मटेरियल की प्राइस पे। कल को सप्लायर अगर आपको महंगा देता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आप उसको लेके वर्किंग नहीं कर पा रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, सही बात यहाँ तक समझ में आई है। उसके बरक्स अगर मैं बात कर रही होती हूँ कि अगर मैं रॉ मटेरियल इस किस्म का ले रही हूँ जो हमारे पास जो मार्केट में बहुत ज्यादा रैंडम अवेलेबल है, अगर मार्केट में रैंडम अवेलेबल सप्लायर है, अब यहाँ पे भी फिर वही वाली बात, डिमांड सप्लाई गैप हर जगह आता है। डिमांड सप्लाई गैप हर स्टेक होल्डर पे आ रहा होता है, ये बात याद रखिएगा, चाहे वो एम्प्लॉयज हो चाहे वो सप्लायर्स हो। अगर मैं रॉ मटेरियल पे कह रही हूँ कि रॉ मटेरियल पे डिमांड सप्लाई गैप का मतलब क्या है, अगर मार्केट में सप्लायर इन अबंडेंस है और बायर लिमिटेड है तो यू हैव द मार्जिन, यू हैव द बार्गेनिंग पावर, आपके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। आप क्लेम कर सकते हैं कि आई कैन बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वहां पे वो डिपेंडेंट होते हैं। Whereas in case if suppliers are less as compared to the buying organizations, तो उस सूरत में आपके पास बार्गेनिंग पावर जो है वो आपके पास नहीं रहती, बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास चली जाती है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई कर सकता है। यही चीज़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी अप्लाई होती है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ का चैनल कितना प्रोफिशिएंट है कितना नहीं है, आप कोई स्पेसिफिक उसको वो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि मैं हाईलाइट ही अपनी प्रोडक्ट में ये कह रही हूँ कि वो जी चिनियोटी फर्नीचर है या मुल्तानी कढ़ाई है, तो अब अगर मेरा जो मेरा एम्प्लॉय है वो अगर स्पेशलाइज्ड है उसमें, तो उसकी कितनी वो है या उसकी कितनी बार्गेनिंग पावर है, वो अपने आप को कितना हाई प्राइस में सेल आउट कर सकता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें बात कर रही हूँ सैप को लेकर, ठीक है ना, और मैंने कहा कि सैप को लेके बहुत मार्केट में लिमिटेड
लोग मौजूद हैं और उसकी प्रोग्रामिंग को लेके बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मैं उसमें वो जो इसी न्यूज़ के वो बहुत हाई उसमें जा रहे होते हैं, आपके ऑडिटर्स हैं, दे आर लिमिटेड इन नंबर इन द मार्केट, देयरफॉर यू हैव द मार्जिन, सॉरी लिमिट, दे हैव द मार्जिन, इसीलिए वो अपना हाई प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, ऑडिटर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, whoever are there available. Getting my point? Clear है class? यस मैम। ठीक है, तो आप यही चीज जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी आप बात करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी आप सामने यही रख रहे होते हो कि आपका, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपको खासतौर पे ये ध्यान में रखना होता है कि अगर तो आपका बड़ा ब्रांड है तो बार्गेनिंग पावर आपके पास है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में हाथों हाथ बिक जाएगा. इफ योर मार्केट क्रेडिबिलिटी इज मोर देन द सेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हिमसेल्फ, तो उस सूरत में आपका अपर एज है. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मार्केट रेपुटेशन आपके उससे ज्यादा होती है तो उसके पास अपर हैंड आ जाता है. यानी ये कि आपकी कंपनी, अगर मैं इम्तियाज में कोई प्रोडक्ट रखना चाह रही हूँ या चेज में कोई प्रोडक्ट रखना चाह रही हूँ और मेरा अगर वेल नोन ब्रांड है, तो वो मुझे अपना शेल्फ लो प्राइस पे देगा, मगर अगर मेरा अननोन ब्रांड है तो वही शेल्फ मुझे हाई प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट उसकी शेल्फ को ज्यादा अरसे तक ऑक्यूपाई करने का चांस मौजूद है. क्लियर है? खास तौर पे सप्लायर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो एरिया है. जाहिर है हमारी जो डिटेल्स हैं दैट लाइज विद द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस भी आती हैं, क्योंकि सप्लायर को लेके भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी. हमने कहा था बहुत सारे औकात में जो आपका वैल्यू एडिशन है वो आपके सप्लायर की वजह से हो रहा होता है. ऐसा है या नहीं है? जब हमने किरेट्सू नेटवर्क डिस्कस किया था तब भी हमने ये बात की थी. हमने कहा था कि आपका जो बहुत सारे औकात में आपका वैल्यू एडिशन है, एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो वैल्यू एडिशन है वो आपका रॉ मटेरियल में चेंज की वजह से आ रहा होता है. तो उसमें कितना आपकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, कितनी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं है, इन सब चीजों को सामने रखते हैं. अच्छा, बुक को थोड़ा सा आप लोग खुद ही स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से एक एक चीज को सामने रखिएगा. और स्टेक होल्डर्स जिसमें आपके एम्प्लॉयज भी आ रहे होते हैं, इसमें आपकी गवर्नमेंट भी आ रही होती है, इसमें आपके सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब आ रहे हैं. वही चीज़ जब आपने एनवायरनमेंट में अगर आपने डिस्कस की और एलाबोरेटेड अगर डिस्कस की है, तो आप कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को और एलाबोरेटेड करते चले जाते हैं. देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन इन इग्नोरेंस towards a certain area, क्योंकि 100% एनालिसिस कोई कंपनी नहीं कर सकती. अगर ऐसा हो तो हमारे पास कोई भी कंपनी फेल ना हो. कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट आउटलाइन नहीं है, कोई इसकी स्पेसिफिक आउटलाइन नहीं है. क्या क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में रखने हैं. इधर सप्लायर्स को देख रहे होते हैं तो उधर आपका कॉम्पिटिटर देख लेता है. कॉम्पिटिटर आपका अच्छा सप्लायर्स का भी, क्योंकि डिपेंडेंसी बीइंग द बायर कॉम्पिटिटर्स पे आ रही होती है, तो सप्लायर भी खास तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि वो कॉम्पिटिटर भी आपका फौरन इस चीज़ को देखता है कि ओके मुझे अगर इसको मार्केट से आउट करना है तो मैं सप्लायर सारे अपनी तरफ कर लूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो फिर ये मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? मैम जी, आपने जो भी बोला कि बुक में से भी हम ये चीज़ें देख लें, कि आप बुक के किसी स्पेसिफिक टॉपिक या आप चैप्टर की बात करिए तो वो आप मेंशन कर सकती हैं, या आप जनरली बात करिए. देखो बुक में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मेरे पास पीडीएफ कॉपी आई है ना, पीडीएफ कॉपी इज अ बिट डिफरेंट. इसमें थोड़ा सा वो रिवाइज्ड हुआ है, तो इसमें चैप्टर्स के कंटेंट्स, क्योंकि इसमें एक पोर्शन ऐसा था, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन. इसमें एक पोर्शन ऐसा था कि आपका जो है वो उसमें लास्ट जिनके पास बुक है वो खासतौर पे ये देख लेंगे कि उसमें कॉम्पिटिटर्स, मोनोपोली, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक. हमारे पास ज़्यादातर के पास पीडीएफ ही है ज़्यादातर क्लास के हाँ, पास. तो मैं एक मरतबा और इसको देख लेती हूँ. इसके इंडेक्स में अगर आप देखोगे ना, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस वक्त क्लास में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस वक्त जो है वो खास तौर पे हम लोग चैप्टर्स का ओवरव्यू लेते चले जा रहे थे ना, और आउटलाइन को ज्यादा दिमाग में रख रहे थे.
अच्छा यहाँ पे आपकी इसमें अगर आप चैप्टर्स ही देखेंगे ना, तो आपके पास ये तो लीगल फ्रेमवर्क आ गया, इसमें आप एक एक स्टेक होल्डर्स के यहाँ पे हैं, एरियाज हैं, एक एक स्टेक होल्डर्स को आप लेके बात करते चले जा रहे हैं। रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने आपको खास तौर पे जब टॉपिक डिस्कस किया था, है ना, उसमें अगर आप और फर्दर कंसिडरेशंस पे जाना चाह रहे हैं तो इसमें एक हेडिंग है, board in ensuring corporate governance and governance issues relating to the board. Board in ensuring corporate governance issues relating to the board. इन दो टॉपिक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है और अगर मैं इस वक्त ज्यादा स्क्रॉल करूंगी तो हो सकता है फिर आप लोगों के जूम मीटिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। इसमें ना चार्ट है, एक जगह चार्ट है जिसमें आप के वही 5 कंसिडरेशन आती हैं साइज को लेके। Am I audible to you people? साइज को लेके या उसके नेचर को लेके या उनकी कॉम्पिटेंस को लेके, ठीक है ना। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके बात कर रहे हो तो आप यहाँ को खास तौर पे सामने रखोगे, यहाँ के पॉइंट्स को खास तौर पे सामने रखोगे। ट्रांसपेरेंसी और उस कंपनी की कितनी है मार्केट रेपुटेशन, तो रोल ऑफ ऑडिटर्स खासतौर पे ये जाहिर है हम लोगों का मेन कंसिडरेशन ये नहीं है, हम क्योंकि बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में हमारे पास इन चीज़ों का क्या रोल आ रहा है। तो उसमें खासतौर पे हमें इनको देखते हुए, मतलब लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखते हुए हमें, या उसकी जो हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं उसको देखते हुए हम यहाँ पे खासतौर पे पॉइंट्स को देखते चले जाएंगे। अदर स्टेक होल्डर्स, उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या चीज़ें उनको प्रोविजन होने चाहिए, क्रेडिटर्स की क्या कंसिडरेशंस हैं, ये हम चीज़ें बहुत डिटेल में हमारे पास मॉडल्स के वक्तों में आती चली गई हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द आउटलाइंस यू कैन जस्ट गो अहेड। इसमें कुछ जगहों पे ब्लॉक डायग्राम्स होंगी तो आप उसको अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा उसको गो थ्रू करके आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने जैसे डिस्कस किया, यू कैन गो थ्रू ओवर हियर एज वेल। विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मुझे इस वक्त यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो सकता है सब हेडिंग्स में कहीं पे हो जो अभी हमने मोनोपोली और उसको तमाम को लेके डिस्कस किया ना। रोल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे क्या आ रहा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग उसका रोल होता है जो हम देखते हैं। ओके क्लास, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, आई गेस यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी, okay, let me try. Host disabled, participant screen sharing. Okay, who is the host right now? Bilal, am I the host or are you the host? हाँ जी, okay, अब मैं हूँ, ठीक है। Hopefully, okay, share the computer sound. अच्छा, यहाँ मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे है, तो आपका इसमें किस तरीके से यहाँ पे जाना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या जा रहा है। गवर्नमेंट को हम लोगों ने जैसे लास्ट उसमें देखा, हमारे पास इसमें एज ए स्टेक होल्डर हमने कहा बहुत सारा सेक्टर हमारा जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की इनएडिक्वेट पॉलिसीज की वजह से सफ़र करता चला गया। लाइक अगर हम बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा अब कंसिडरेशन में जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हो ना, तो उसमें आपकी क्या टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, और वो अब जिसका जैसे फ्री एंट्री और एग्जिट को अभी हमने डिस्कस की, तो उसमें हमारे पास इवन ये भी आ रहा होता है कि टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है। इफ टैक्सेशन पॉलिसीज, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पीछे बिजनेस से विड्रॉ कर लिया उन्होंने मार्केट से, ड्यू टू द सेम रीजन कि हमारे पास टैक्सेस इतने अगर उनको हाई हो गए तो उसके नतीजे में उनसे उनके लिए सर्वाइवल उस सेक्टर में पॉसिबल नहीं रहा ना, क्योंकि प्राइजेस उसके मुताबिक अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, CSR की एक्टिविटीज, पब्लिक पॉलिसी, इमर्जिंग इकोनॉमीज,
यहाँ पे फैमिली ओन कंपनीज में, ये तो आपके पास कोई बैंक्स को लेके कहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। तो आपका ये तो तमाम चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। आप इस बुक से हेल्प ले सकते हो। आप देखना यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या नहीं है। मगर क्लास में जिन्होंने मुझसे बुक शेयर की थी, अगर वो पर्टिकुलर जो चैप्टर आपका मार्केट इसको कंपटीशन को लेके अगर है, तो अगर वो स्नैपशॉट बाकी क्लास के साथ शेयर कर सकें तो दैट विल बी अ गुड थिंग। कि वहाँ पे क्या था, खैर बहुत सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, इसको अंडरस्टैंड करते हुए आप लोग जो है वो अपनी जो भी आउटलाइन है वो पूरी की पूरी डिवाइस कीजिए। क्लियर है? इज देयर एनी फर्दर क्यूरी? मैम आपसे बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था, वो ये कि अगर आप हमें एक दफ़ा सारी मेजर हेडिंग्स रिपोर्ट की बता दें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सीक्वेंस वाइज। अच्छा देखो, अभी तक तो हमारी, इससे पहले तो हमने सारी हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना रबा? हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी, नेचर ऑफ कमोडिटी पे बात की थी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बात की थी, ऐसा था या नहीं था? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी नेचर ऑफ कमोडिटी के बाद, फिर हम लोगों ने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर पे। यस। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात की थी। फिर हम लोगों ने अभी बात की थी रेशियोज एनालिसिस पे बात की थी। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है। और अब हम लोगों ने जो है वो एक आप लोगों का, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू आगे से दे दिया है। इसमें कुछ चीजें आपके पीछे भी आ रही हैं, क्योंकि बात हम लोगों ने पहले भी की ना, कहीं पे भी कोई भी चीज आपकी टोटली सेपरेट नहीं है, सब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, रेलेवेंट होती हैं। आप एक ब्रीफ ओवरव्यू देते चले जाओ जो आपके पास, जो आपको समझ में आ रहा है अपना, एक पेज पे आपने अपना जो भी आपको समझ में आ रहा है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, व्हाटएवर सो, आपको कंपटीशन को लेके क्या लगता है, इसके सर्वाइवल, आपकी कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, मार्केट में उसका कितना स्कोप है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके आपने, अब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, मगर हम यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब वो आपके ऊपर है कि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें या पॉलिसीज की बात करें। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है। सप्लायर्स की, यानी ये एक हेड के अंदर अब आप ये वन बाय वन आप एक एक स्टेक होल्डर्स के सिनेरियोस को डिस्कस करते चले जाएंगे। उस स्टेक होल्डर को कंसिडरेशन में रखते हुए आप